हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम भोज बीएससी फर्स्ट ईयर 2021 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सेकंड असाइनमेंट पेपर का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं आपको केमिस्ट्री का सेकंड पेपर का असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को कृपया शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर डाल के लिखना है। तो देखिए, इसके उत्तर में आपको लिखना है, सबसे बुनियादी स्तर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु चार्ज जैसे कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। परमाणु के अधिक प्रोटॉन जितना अधिक खींचे इलेक्ट्रॉनों पर होगा, और परमाणु गोले में मौजूद अन्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के पास नाभिक से दूर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और नतीजतन वे कम सकारात्मक चार्ज का अनुभव करेंगे दोनों नाभिकों से उनकी बढ़ती हुई दूरी के कारण, और क्योंकि निम्न ऊर्जा कोर कक्षाओं में अन्य इलेक्ट्रॉन सकारात्मक चार्ज नाभिक से वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को ढालने का कार्य करें। यह आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न 1 का। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 2 का उत्तर। एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ाने पर अर्थात जल विरोधी भाग बढ़ाने पर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कम हो जाती है, अतः जल में विलयता कम हो जाती है। इसके बाद देखना है आपको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। तो देखिए, इसका आंसर में आप लिखेंगे, लिथियम और मैग्नीशियम क्रमशः समूह 1 और 2 के तत्व हैं। इन समूहों के तत्व अत्यधिक आयनिक और हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना है कि वे सह संयोजक अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। फिर भी यह तत्व विभिन्न प्रकार के धात्विक यौगिकों जैसे PHLI ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों आदि के पूरे परिवार का निर्माण करते हैं। धात्विक यौगिकों में महत्वपूर्ण सह संयोजक चरित्र होता है, यानी बंधन को कार्बन धातु बंधन में सह संयोजक कहा जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 के उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर आपको लिखना है, प्रेरणिक प्रभाव एवं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। 2 कॉलम आपको सिंपली से खींच लेने हैं। एक तरफ रहेगा प्रेरणिक प्रभाव और दूसरी तरफ रहेगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। पहला अंतर इसमें रहेगा, प्रेरणिक प्रभाव वह प्रभाव है जो एक रासायनिक बंधन का, इसके बाद मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और इधर आप लिखोगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक आक्रमणकारी एजेंट की उपस्थिति। फिर प्रेरणिक प्रभाव में आप आगे लिखेंगे, आवेश एक अणु में आसन बंधों के उन्मुखीकरण पर होता है। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में आप उसके आगे लिखेंगे, में एक अणु में पाई जाने वाली इलेक्ट्रॉन का पूर्ण हस्तांतरण है। दूसरा अंतर आप प्रेरणिक प्रभाव में लिखेंगे, सिग्मा बंध में प्रेरक प्रभाव देखा जा सकता है। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में आप लिखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पी बॉन्ड में देखा जा सकता है। तीसरा इसमें रहेगा, प्रेरणिक प्रभाव रासायनिक बॉन्ड में एक स्थायी द्विध्रुवीय गठन का कारण बनता है। और इसमें आप लिखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अणुओं में अस्थायी ध्रुवीकरण का कारण बनता है। इसके बाद हम बनते हैं प्रश्न 5 की तरफ। तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, हेडिंग डालेंगे, कोल्वे अभिक्रिया। जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तब सोडियम सिलिसिलेट बनता है। इसे कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम सिलिसिलेट को ऑक्सीकृत कर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार से क्रिया को दर्शा देना है, और यह आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर आपको हेडिंग में डाल के लिखना है, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के गुणों में तुलना। एक कॉलम रहेगा क्रमांक का, दूसरा कॉलम गुण का, तीसरा कॉलम क्षार धातु का, चौथा कॉलम क्षारीय मृदा धातु का। पहला तुलना देखिए, N2 के साथ क्रिया कराने पर क्षार धातु में केवल लिथियम N2 के साथ संयोग करता है, अन्य क्षार धातु नहीं। क्षारीय मृदा धातु में क्षारीय मृदा धातु N2 के साथ संयोग करते हैं। दूसरा, कार्बोनेट पर ऊष्मा का प्रभाव। तो इसमें देखिएगा, Li2CO3 को छोड़कर सभी कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं, और इसमें सभी कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। तीसरा, सल्फेटों की जल में विलयता। सभी क्षार धातु के सल्फेट जल में अविलय हुए, और सभी क्षारीय मृदा धातु के सल्फेट जल में विलय होते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न 6 का उत्तर समाप्त हो जाता है।
इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। तो हेडिंग डालेंगे आप सिलिकेट। ऐसे रासायनिक यौगिकों की श्रेणी है जिनमें सिलिकॉन व ऑक्सीजन तत्वों के साथ बने ऋणायन हो। यह ऋणायन अक्सर ऑक्साइड होते हैं, हालांकि कुछ हेक्साफ्लोरोसिलिकेट जैसे अन्य तत्वों को सम्मिलित करने वाले ऋणायन भी हो सकते हैं। फिर आप लिखेंगे सिलिकेट की संरचना। सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 है, जिनमें सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से चतुष्फलक रूप से बंधित रहता है। फिर आप उसके बाद कुछ इस प्रकार का डायग्राम दर्शा दीजिएगा ताकि संरचना को दर्शाया जा सके। इसके बाद सिलिकेट के उपयोग हम देख लेते हैं। तो देखिए सिलिकेट का उपयोग डिटर्जेंट्स, सिलिका जेल, कार्डबोर्ड, कागज, टेक्सटाइल्स, पेंट्स आदि में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। हेडिंग डालेंगे आप एल्केन में होने वाली मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अभिक्रिया। मेथेन का क्लोरीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। जब अभिक्रिया मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्लोरीन अणु सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर मुक्त मूलकों, जिनमें क्लोरीन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लोरीन मूलक मेथेन के साथ संयोजन द्वारा मेथिल मूलक CH3 बनाते हैं। मेथिल मूलक आगे क्लोरीन अणुओं से अभिक्रिया करता है और क्लोरोमेथेन बनाता है। यह अभिक्रिया लगातार होती रहती है तब तक कि यह रुक नहीं जाती या अभिकर्मक पूरी तरह क्रिया करके उत्पादों में परिवर्तित नहीं हो जाते। मुक्त मूलक क्रियाविधि में निम्नलिखित 3 चरण प्राप्त होते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे आप श्रृंखला समारंभन चरण। इसमें मुक्त मूलक बनते हैं, कुछ इस तरह से आप क्रिया करा देंगे। इसके बाद सेकंड हेडिंग डालेंगे आप श्रृंखला संचरण चरण। मुक्त मूलकों से और मुक्त मूलक बनते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप क्रिया करा देंगे। इसके बाद आप लास्ट तीसरी हेडिंग डालेंगे श्रृंखला समापन चरण। इस चरण में मुक्त मूलक एक दूसरे से संयोजित होते हैं और आगे की अभिक्रिया रुक जाती है। इसके बाद आप कुछ इस प्रकार से क्रिया को दर्शा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। हेडिंग डालना है आपको एल्किन का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा निर्माण। जब किसी एल्किल की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तो एल्किन का निर्माण होता है। नोट, जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो अभिक्रिया सेतजेव के नियम के अनुसार होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। हेडिंग डालना है आपको प्रकाशिक समवायवता। वे कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, एक दूसरे के प्रकाशीय समवायवी भी कहलाते हैं और इस घटना को प्रकाशिक समवायवता कहते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आप 2 असम्मित कार्बन परमाणु वाले यौगिक में प्रकाशिक समवायवता। चतुष्फलक के मध्य में स्थित कार्बन परमाणु को असम्मित कार्बन परमाणु कहते हैं और प्रकाश सक्रियता के लिए एक या एक से अधिक असम्मित कार्बन परमाणु का होना अनिवार्य है। प्रकाशीय सक्रियता संभव नहीं है। अनुभव और प्रयोगों से यह बात बिल्कुल ठीक प्रमाणित होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने भोज फर्स्ट ईयर BSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री हमने सेकंड असाइनमेंट पेपर का संपूर्ण हल देख लिया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही में अपने फ्रेंड को भी अवश्य रूप से शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।